आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया और नागरिकों से अपील की कि वह किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें और देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा के लिए जब बुलाया जाए तो वह तत्पर रहें। यह कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51 AB, 51 AC, 51 AD या फिर 51 AE। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी 51AD के अंतर्गत। अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें, अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो आंतरिक आपातकाल 1975 और 77 के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय जोड़ने की सिफारिश की थी और 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4A या 4 का जोड़ा गया और उसमें अनुच्छेद 51A को शामिल किया गया। प्रारंभ में स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन संशोधन ने नागरिकों के लिए 10 कर्तव्य बढ़ा दिए। मतलब कि 1976 में 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक नागरिक जो माता पिता या अभिभावक है उसका कर्तव्य है कि अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, जिससे मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि मूल कर्तव्यों का विचार जो है वो सोवियत संघ से लिया गया था। शामिल कर्तव्यों में है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, सद्भाव का बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, राष्ट्रीय सेवा करना, ये सब शामिल है। तो इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है मौलिक संरचना की स्पष्ट परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन संविधान, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मौलिक संरचना या मूल अवधारणा, तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। मौलिक संरचना का सिद्धांत जो है वो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया। इसके अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल अवधारणा यानी मूल संरचना को बदल नहीं सकती। अगर इस वर्तमान में संसद को अधिकार है कि वह संसद के संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, यहां तक कि मौलिक अधिकारों को भी, बशर्ते मूल संरचना प्रभावित ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि मौलिक संरचना में क्या क्या शामिल है, इसीलिए कोई भी स्पष्ट परिभाषा संविधान या न्यायपालिका में नहीं दी गई, इसीलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से वास्तविक कार्यकारी प्रमुख माने जाते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, वो है प्रधानमंत्री। मतलब बी ऑप्शन का सही है। भारत के संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, जबकि राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक या नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री ही सरकार व मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है
वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय शासन व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाती है? राज्यपाल की नियुक्ति, एकल नागरिकता, संविधान की कठोरता, या फिर एकीकृत न्यायपालिका। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, संविधान की कठोरता। सरकारों को मुख्य रूप से एकात्मक और संघात्मक रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच पारस्परिक संबंधों पर आधारित होता है। संघीय शासन प्रणाली में शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होता है, और संविधान की कठोरता संघीय संरचना का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे। भारत के संविधान में के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों की सहमति आवश्यक होती है, जैसे कि केंद्र राज्य संबंध, न्यायपालिका की संरचना आदि जैसे प्रावधान। इन संशोधनों के संसद में विशेष बहुमत, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी आवश्यक होती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का संविधान कुछ हद तक कठोर है और इसी कारण यह संघीय स्वरूप को दर्शाती है। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, ये बताना है। न्यायपालिका के स्वतंत्रता के संबंध में सही नहीं है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। न्यायाधीशों को पद से हटाने की कठिन प्रक्रिया उन्हें पद की सुरक्षा देती है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते विधायिका की मंजूरी पर निर्भर होते हैं, और भारतीय संविधान की मौलिक संरचना में न्यायपालिका की स्वतंत्रता शामिल है। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते विधायिका की मंजूरी पर निर्भर होते हैं। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो अर्थ है वह है विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तब न्यायपालिका की, तो इसका अर्थ मतलब होता है कि न्यायपालिका की को स्वतंत्र स्थिति प्राप्त है। न्यायाधीश अपने निर्णयों में सरकार या सत्तारूढ़ दल की इच्छाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो विधायिका नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं होती है, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप से बचा जा सके। नियुक्ति केवल योग्यता और अनुभव के आधार पर होती है, न कि राजनीतिक विचारधारा के अनुसार। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कार्यकाल की सुरक्षा भी अनिवार्य है, इसलिए न्यायाधीश सेवानिवृत्त की आयु तक पद पर बने रहते हैं और उन्हें हटाना बहुत ही कठिन प्रक्रिया से ही संभव है, जिससे उनके निर्णयों में स्वतंत्रता बनी रहती है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें, न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते जो हैं वो संसद की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। इन्हें संविधान के द्वारा सुरक्षित किया गया है ताकि इन पर कोई वित्तीय दबाव भी ना हो। न्यायपालिका को आलोचना से भी संरक्षण प्रदान है। न्यायाधीश जो हैं व्यक्तिगत आलोचना से सुरक्षित होते हैं। केवल महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान ही संसद में उनके आचरण पर चर्चा हो सकती है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन जो है सही। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? जिसे कार्यकारी न्यायाधीश कहते हैं। पहला है जब न्यायालय की कार्यवाही चलाने के लिए न्यायाधीशों का पर्याप्त कोरम उपलब्ध ना हो, जब स्थायी पद के लिए कोई नियुक्ति उपलब्ध ना हो, जब मामलों की संख्या आसमानी रूप से बढ़ जाए, या जब कुछ न्यायाधीश लंबी छुट्टी पर चले जाए। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, जब न्यायालय की कार्यवाही चलाने के लिए न्यायाधीशों का पर्याप्त कोरम उपलब्ध ना हो। एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत की जाती है। इस प्रावधान के तहत यदि सुप्रीम कोर्ट के स्थायी न्यायाधीशों की संख्या इतनी नहीं होती है कि कोर्ट की कार्यवाही चलाई जा सके,
तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के योग्य न्यायाधीश को अस्थायी रूप से सर्वोच्च न्यायालय के में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। और यह नियुक्ति जो है तब तक के लिए होती है जब तक आवश्यक संख्या में स्थायी न्यायाधीश फिर से उपलब्ध ना हो जाए। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत की संसद, राज्य की विधायिका, स्थानीय निकाय या फिर न्यायपालिका। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, न्यायपालिका। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत न्यायपालिका जो है वो राज्य का हिस्सा नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि यह स्वतंत्रता नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है या सभी प्रकार के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाती है? तो इसमें से सही विकल्प चुनना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, केवल ए। मतलब पहला सही है, दूसरा गलत है। संविधान केवल जबरन धर्मांतरण और प्रलोभन के द्वारा, लालच देकर किए गए धर्मांतर पर रोक लगाता है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करना चाहता है तो अपने धर्म को बदल सकता है, लेकिन वह जबरन ना हो और किसी लालचवश ना हो, तो ये कानूनी है, अदरवाइज यह एक गैर संवैधानिक है। मतलब सभी प्रकार के धर्म परिवर्तन रोक नहीं लगाता है। अगर इच्छा से है, स्वेच्छा से है, तो धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है या किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक समय था जब लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। यह स्थिति 2004 में बदली और अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 14, 19, 21 या फिर 15। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 19। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिकवाद नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मान्यता दी और न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करना अभिव्यक्ति का एक रूप है जो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आता है। नवीन जिंदल ने यह कानूनी लड़ाई 1992 में शुरू की थी जब उन्होंने अपनी रायगढ़ स्थित अपनी फैक्ट्री पर तिरंगा फहराया था और उस समय भारत के फ्लैग कोड के अनुसार आम नागरिकों को कुछ निश्चित अवसरों पर ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति थी। जिंदल ने इस पाबंदी को चुनौती दी और तर्क दिया, फ्लैग कोड केवल कार्यकारी निर्देश है, कोई वैधानिक कानून नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय सुनाया और कहा कि फ्लैग कोड इस प्रकार की पाबंदी नहीं लगा सकता। भारत सरकार ने इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रहते हुए नवीन जिंदल के पक्ष में निर्णय सुनाया। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? संविधान के प्रवर्तन के कारण, संविधान के अंगीकरण के लिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक के लिए या भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, संविधान का अंगीकरण के लिए। संविधान दिवस हर वर्ष जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था और संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान सभा का गठन जो है 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसी दिन संविधान निर्माण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई थी। 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन हुआ।
पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और वो स्थायी अध्यक्ष बने। शुरुआत में संविधान सभा के सदस्य 389 थे और विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 1947 से इसकी 299 रही। ठीक है, तो सही आंसर जो है इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के बारे में कौन सा कथन गलत है। राज्य विधान परिषद के बारे में सॉरी, तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।